इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो इसी टॉपिक के बारे में ये पूरा चैप्टर किया जाएगा। स्टार्टिंग होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है उसके बारे में, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे, उसका थोड़ा बहुत शेप्स देख लेंगे। शेप देखने के बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता कहाँ है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फ्रेंडली नेचर क्या है, वो हमारा दोस्त है पर कैसे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और फिर बाद में हम लोग जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए क्यों नुकसानदेह भी हो सकता है, यानी कि वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है। अब वो दुश्मन क्यों होगा उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नाम से ही समझ में आ रहा है माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो यानी कि बहुत छोटा और ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसा जीव जो कि बहुत छोटा होता है, उसको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हम लोग अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, या हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा एक माइक्रोस्कोप। अब एग्जांपल के तौर पे आप एक ड्रॉपलेट वाटर का बूंद ले लो, पानी का बूंद ले लो, और उस पर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको समझ में आएगा वहाँ पे अलग अलग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 अलग अलग ग्रुप्स में आते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है अलगे। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये इनका ग्रुप है, और इसी ग्रुप में जितने भी अब सब डिवीज़न होगा वो यही चारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड किया जाएगा। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से काफ़ी अलग है, यानी कि वायरस भी बहुत छोटा जीव है लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से काफ़ी अलग होता है। वो जो वायरस होता है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल में रिप्रोड्यूस होता है, यानी कि जब अगर हमारे शरीर में वायरस आ गया तो हमारे शरीर में वायरस मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, या किसी कैट के या किसी काव के शरीर में आ गया तो वहाँ पर वायरस मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसको प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। वो किसी में भी हो सकता है, जैसे कि वायरस अगर गाय में चला गया या फिर भैंस में चला गया या फिर बकरी में चला गया, कहीं पर भी चला गया तो वहाँ पर जाकर के वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि वो किसी प्लांट में भी जा सकता है, किसी एनिमल में भी, किसी बैक्टीरियम में भी, कहीं पर भी वायरस जा सकता है। ठीक है, अब हम लोगों को जो कॉमन फ्लू आता है, यानी कि जो हम लोग को कभी कभार खांसी होता है, सर्दी होता है, ठीक है, या फिर कभी कभार हम लोग को बुखार हो जाता है, तो ये सब चीज़ें वायरस से ही पकड़ती है। जब हमारे शरीर में वायरस आ जाता है तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती है। कभी कभार तो बहुत सीरियस डिजीज़ हो जाता है, जैसे कि पोलियो। आप गूगल पे सर्च करो पोलियो वाले बच्चे, आपको दिख जाएंगे। पोलियो वाले बच्चे, पोलियो जिनको होता है, जिसको चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, तो ये सब भी वायरसेस से ही होता है। अब बैक्टीरियल डिजीज़ का बात करें तो बैक्टीरिया, जैसे आपको पता है, हम लोगों ने देखा 4 मेजर ग्रुप में एक मेजर ग्रुप बैक्टीरिया का भी था, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया से होता है आपका डिसेंट्री हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। वहीं प्रोटोजोवन से होता है डिसेंट्री और मलेरिया। प्रोटोजोआ भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। अब कुछ कुछ शेप देख लें, ये देखो, इस टाइप का शेप अगर दिखेगा किसी ऑर्गेनिज्म का तो वो होगा बैक्टीरिया, इस टाइप का शेप। वहीं अगर अलगी का बात करें तो अलगी कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है, और प्रोटोजोआ कुछ इस तरह दिखता है। अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ का बहुत ज़्यादा फेमस टाइप है। पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ का बहुत ही फेमस टाइप है। फिर फंजाई का बात करें तो ब्रेड मोल्ड में आपको दिख जाएगा, पेनिसिलियम में दिख जाएगा, ठीक है, जिससे पेनिसिलिन बना था। उसके बाद एस्परगिलस में दिख जाएगा। तो इस प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपका फंजाई है, ठीक है। और वायरसेस में आपको ये कुछ अलग अलग टाइप का, ये रोबोट टाइप का जो दिख रहा है, ये सब वायरसेस का एग्जाम्पल है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोगों ने बात किया वो बहुत छोटे होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का हो सकता है, जिसमें कि एक ही सेल होगा, या फिर अलग बहुत सारे सेल का भी हो सकता है। अगर सिंगल सेल का बात करें तो उसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा बैक्टीरिया में। कुछ कुछ अलगी जो है वो सिंगल सेल का होता है, और कुछ कुछ प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल का होता है। लेकिन कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा सेल्स रहते हैं। ऐसे
जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके एक से ज़्यादा सेल्स हैं, उसका एग्जाम्पल है अलजी और फंजाई। ठीक है, तो ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हर जगह रह सकते हैं। ये आपको पोल में जो आपका बर्फ़ है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो बर्फ़ है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि जो हॉट स्प्रिंग्स आता है वहाँ पर मिल जाएगा, डिज़र्ट में मिल जाएगा, है ना, रेगिस्तानों में मिल जाएगा, आपका जो सुंदरबन स्वैम्पी एरिया है वहाँ पर मिल जाएगा, मार्शी एरिया वहाँ पे पानी में मिल जाएगा, इंसानों के बॉडी में मिल जाएगा, जानवरों की बॉडी में मिल जाएगा, प्लांट में मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि ये हर जगह रह सकता है। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये कहीं पर भी रह सकता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम, तो जब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ खीरे पड़े हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पर है, तो इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम मतलब इंसानों में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे हेल्पफुल है और बहुत सारा जो है वो डिजीज़ का पैदा करता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा बैक्टीरिया से क्या होता है, टीबी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को डिजीज़ भी होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंडली क्यों है, हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्त हैं तो क्यों हैं। ठीक है, तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम लोग दूध को कर्ड बनाते हैं, दूध को दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं और केक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके अल्कोहल भी बनाया जाता है और बहुत पुराने समय से ये प्रथा चलते आ रही है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से इन्वायरमेंट भी क्लीन किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि हम केला का छिलका फेंक दिए, है ना, सब्जी फेंक दिए, मीट फेंक दिए, तो ये सब चीज़ें जो है पहले तो ये क्या होगा, पहले ये एनिमल्स खाएंगे। ठीक है, एनिमल्स खाने के बाद जो बच जाएगा उसको फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम चालू करेगा और वो चालू करने के चक्कर में पूरा खाना जो है वो ख़त्म कर देगा। अब जो खाना ख़त्म किया, ठीक है, ये जो खाना ख़त्म किया, अब ये क्या हुआ, ये जा कर के मिल गया सॉइल में। अब जब ये सॉइल में मिला तो इससे क्या हुआ, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ गया। सॉइल फर्टिलिटी क्यों बढ़ा, क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो गया, यानी कि वो नाइट्रोजन इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, उस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ और एग्रीकल्चर के लिए जो सॉइल था उसका फर्टिलिटी बढ़ गया। अब हम लोग जानते हैं कि दही यानी कि कर्ड और ब्रेड कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो कर्ड में, दही में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है। इनमें से एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस के कारण ही मेनली कर्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे, तो ये मिल्क को मल्टीप्लाई करके ये इसको बदल देता है दही में, यानी कि मिल्क को मल्टीप्लाई करके कर्ड बना देता है। ठीक है, बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट चीज़ बनाने में भी होता है, पिकल्स बनाने में भी होता है और अलग अलग फूड आइटम्स बनाने में भी होता है। अब हम लोगों ने सूजी के बारे में सुना है, ठीक है, या बहुत जगह उसको रावा भी बोला जाता है। इडली के बारे में सुना है, इडली देखो आप बहुत ज़्यादा फूला हुआ टाइप का होता है ना, भटूरा देखो बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जो है वो कर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच सकते हो क्यों, क्योंकि कर्ड जब यूज़ होगा तो यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लैक्टोबैसिलस, ये क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, और जैसे ही मल्टीप्लाई कर देगा तो ये फूल जाएगा, है ना। अब बैक्टीरिया और यीस्ट, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन में। किसके फर्मेंटेशन में, तो इडली के फर्मेंटेशन में, इडली के फर्मेंटेशन में, डोसा बैटर में। अब डोसा बैटर क्या होता है, तो जो बड़ा वाला पतीला होता है उसमें जो डोसा को फैलाने का काम किया जाता है ना, वो डोसा बैटर हो गया। जो जो राइस का इडली है उसका फर्मेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। ये देखो आप यहाँ पर एक मैदा देख लो, ये मैदा में यीस्ट पाउडर डाल दिया गया तो मैदा देखो फूल गया, है ना। तो ये एक काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यीस्ट जो है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे मान लो कि आप घर में 4 जन भी हो, ठीक है, मान लेते हैं कि 4 लोग आपके फैमिली में है और आप लोग 2 BHK में रहते हो, ठीक है। यही अगर आपके फैमिली में 15 आदमी आ जाए तो क्या आप 2 BHK में एडजस्ट कर सकते हो, नहीं। तो आपको कम से कम 4 BHK या 8 BHK लगेगा,
ठीक है। उसी प्रकार से ये जो मैदा है, इसमें जब यीस्ट आता है तो यीस्ट फटाफट रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और रिप्रोड्यूस करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बनाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रहने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए ये एरिया जो है वो फूल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है गैस, बबल ऑफ गैस जो है वो डो को यानी कि आटा को फुला देता है और उसका वॉल्यूम को बढ़ा देता है, ठीक है। और यही कांड, यही प्रोसेस पेस्ट्रीज़ और केक्स बनाने में भी होता है। इसलिए केक्स आप देखोगे तो वो फूला फूला होगा, है ना, उसमें पूरा मटेरियल नहीं होगा। जैसे मीट रहता है, मीट में पूरा मटेरियल रहता है भरा पड़ा, लेकिन केक में नहीं, केक जो है फूला हुआ रहता है फर्मेंटेशन के कारण, ठीक है। पेस्ट्रीज में भी सेम कहानी है। अब हम लोग जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का कमर्शियल यूज़ क्या होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हम लोग ऐसा यूज़ करें कि वो इकोनॉमी में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग से, जैसे हम लोगों ने बताया, बहुत पुराने सालों से, बहुत पहले से ही अल्कोहल का प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा रहा था। अल्कोहल में उसको फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाया जाता था, ठीक है, वाइन बनाया जाता था, एसिटिक एसिड विनेगर बनाया जाता था। अब यीस्ट जो है वो, जैसे हम लोगों ने बताया, यीस्ट जो है अल्कोहल को फॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यीस्ट कैसे बनता, तो बार्ली, वीट, राइस, शुगर, इन सबको देता है सड़ने के लिए। अब सड़ने के लिए अगर दे दिया जाएगा तो यहाँ पर यीस्ट अपना काम स्टार्ट करेगा। यीस्ट अपना काम करने के बाद धीरे धीरे वो क्या करेगा, वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस यानी कि जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, ठीक है। शुगर जो है उसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, और इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल बनाने के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस का जो स्टार्ट किया गया था वो लुइस पैस्चर द्वारा डिस्कवर किया गया था। उन्होंने 1857 में बताया कि फर्मेंटेशन नाम का भी कोई चीज़ होता है। अब अगर आपको अल्कोहल बनाना है घर में तो क्या करो, एक बीकर लो, ठीक है। उस बीकर में 500 ml 500 ml इनफैक्ट आधा लीटर का एक बीकर ले लो। उसमें लगभग जैसे ये हमारा बीकर है मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पानी इसमें भर लो, ठीक है, इसमें पानी भर लो, और इसमें आप क्या करो, 2-3 टीस्पून शुगर डाल दो, ठीक है। और उसमें हाफ स्पून यीस्ट पाउडर डाल दो, और उसको 4-5 घंटों तक के लिए छोड़ दो गर्म। अब गर्म जगह पर उसको 4-5 घंटों के लिए छोड़ दो। अब उसके बाद आप सॉल्यूशन को स्मेल करो, फिर आपको जो स्मेल आ रहा है वही स्मेल होता है अल्कोहल का, ठीक है। तो अल्कोहल उसी से बनता है। अब हम लोग जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज़ क्या होता है, यानी कि उसको हम लोग मेडिसिन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि आप कभी ना कभी बीमार पड़े होंगे, या आपके घर वाले कोई ना कोई बीमार पड़ा होगा, तो आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करेंगे, वो कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट दे देंगे, कैप्सूल दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे। उसका एक एग्जांपल है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जो है वो डाल दिया जाएगा। हम लोगों ने यहाँ देखा था ना एक पेनिसिलिन के बारे में, कहाँ था ये देखो, एक फंजाई था ना पेनिसिलियम, और यहाँ पर देखो पेनिसिलिन के बारे में बात हो रहा है। तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ कनेक्शन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो जो सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो मेडिसिन का सोर्स है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है, ठीक है। ये मेडिसिन जो है वो क्या करता है, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको स्टॉप कर देता है, रोक देता है, या उसको किल मार देता है, ठीक है। ऐसे मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं या उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। आज के डेट में बहुत सारा माइक्रो एंटीबायोटिक्स बन रहा है। अब ये जो एंटीबायोटिक्स बनता है ये मेनली बैक्टीरिया से बनता है, फंजाई से बनता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन से बनता है ना। इनफैक्ट वो बैक्टीरिया और फंजाई से बनता है। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइकिन, टेट्रासाइलिन, इथ्रियोमाइसिन, ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आज के डेट में एंटीबायोटिक्स हैं, और ये फंजाई और बैक्टीरिया से बनते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चूज़ करके स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए बनाया जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर कभी भी कोई डिजीज़ है उसमें एक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और वाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको मार देगा या इसको रोक लेगा,
तो वाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके एक एंटीबायोटिक बनाया जाएगा, ठीक है, एक एंटीबायोटिक बनाया जाएगा। बहुत बार क्या होता है, जैसे गाय है हमारा, है ना, गाय है, भैंस है, बकरी है, लाइव स्टॉक हो गया, ठीक है, पोल्ट्री हो गया यानी कि मुर्गा वगैरह, मुर्गी वगैरह हो गई, तो इन सब के पास अगर कभी कभी डिजीज़ ऐसा हो जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में एंटीबायोटिक का यूज़ करके, एंटीबायोटिक का इनका खाना में मिक्स करके इनको खिलाया जाता है, और उसके बाद इनका जो डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, ठीक है। एक बात और, कभी कभार हम लोग अपने में बहुत ज़्यादा तेज़ बन जाते हैं और हम लोग खुद ही अपना एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, ये गलत है। पहले डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए, डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद जो भी डॉक्टर साहब बताएंगे वो हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एंटीबायोटिक्स हम लोगों को बेगारी का नहीं लेना चाहिए, यानी कि बेफजूल का एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। अगर हमें हमारे बॉडी को ऐसा ज़रूरी है तो ही हम एंटीबायोटिक्स लेंगे। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, बट ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू बन गया है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि लगभग 50-60 साल से इंसान जो है वो काफ़ी एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर दिया। इसलिए जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या किए, अपना जो उनका तरीका था हमारे बॉडी में बिहेव करने का, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। इसलिए एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में उतना इफ़ेक्ट नहीं करता है जितना पहले करता था। तो ये जो ट्रेंड है इससे हम लोग को बचना चाहिए और एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके बेफजूल का नहीं करना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं वैक्सीन के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने देखा एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो जब हमारे शरीर में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसता है, तो हमारा बॉडी क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ बना के क्या करता है, ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है इसको भगा देता है। और भगाने के बाद देखो ऐसा फंक्शन करता है, मान लो ये हमारा बॉडी है, एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं हमारा माइक्रोब जो कि डिजीज़ कॉजिंग है, जो हमारा शरीर में डिजीज़ कॉज कर सकता है, वो अंदर घुसा, तो हमारा बॉडी जो है वो देख लिया, ओ अच्छा भाई तुम अंदर आ रहे हो, रुको, तो ये अपना एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ये इस माइक्रोब से लड़ेगा। लड़ने के बाद दो चीज़ हो सकता है, या तो ये माइक्रोब काफ़ी पावरफुल होगा, ये अंदर घुस के हमारे बॉडी में जगह बना लेगा, या फिर ये हमारा एंटीबॉडीज़ जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा और वो इसको भगा देगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक बार मैच हुआ, उसमें एंटीबॉडीज़ जो है वो जो हमारा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब था उसको भगा दिया। फिर एंटीबॉडीज़ जो जान जाएगा कि अच्छा इस प्रकार से ये लोग आता है, यानी कि वो जो पूरा सिस्टम था, वो जो पूरा डेटा था, वो एंटीबॉडीज़ में आकर के सेट हो जाएगा। उसके बाद अगली बार कभी ऐसा आएगा तो बहुत आसानी से हमारा एंटीबॉडीज़ जो है वो बन के ख़त्म कर देगा उसको, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, हमारे पास आया कोविड-19 वायरस, ठीक है। ऐसा वायरस हमारे एंटीबॉडी ने कभी देखा ही नहीं था, ठीक है। हमारे अंदर जो अलग अलग सिस्टम थे उन्होंने कभी ऐसा वायरस तो देखा ही नहीं था, इसलिए जब ये वायरस आया तो इसको एंटीबॉडी बनाने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन अब कभी अगर कोविड-19 आएगा, कोविड-19 वायरस आएगा, तो ये जो एंटीबॉडीज़ है ये फट से बन जाएगा, एकदम तुरंत चुटकी में बन जाएगा और ये इसको भगा देगा मार के, ठीक है। अब होता क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा एंटीबॉडीज़ है वो जानता है कि कैसे उस माइक्रोब से लड़ना है, उसको भगाना है, ठीक है। तो अब मान लो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चों ने कभी भी ना तो कभी उनको कभी बुखार हुआ, ना कभी सर्दी हुआ है, ना तो कभी क्लोरा आया है, ना कभी टीबी हुआ है, ना कभी स्मॉल पॉक्स हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई भी मतलब बीमारी उनको नहीं हुआ है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे को बचपन में ही वैक्सीनेशन कर दिया जाता है, यानी कि उसको वैक्सीन दे दिया जाता है। जब उनको वैक्सीन दिया जाता है बच्चों को, तो उस वैक्सीनेशन से उनके अंदर माइक्रो एंटीबॉडी बनने की क्षमता विकसित हो जाती है, और जब वो एंटीबॉडी बनती है तो वो जो मतलब जो बच्चे हैं उनको बड़े होने पर कभी क्लोरा नहीं होता, टीबी नहीं होता, स्मॉल पॉक्स नहीं होता, हेपेटाइटिस नहीं होता। ये तब नहीं होता जब उनका वैक्सीनेशन किया गया हो, या यानी कि जब उनके बॉडी को ये बता दिया गया हो कि देखो भाई क्लोरा जो है ऐसे आएगा तो आप एंटीबॉडी ऐसे बना लेना,
टीबी जो है वो इस प्रकार से आएगा, तो आप उसका एंटीबॉडी कुछ इस प्रकार बनाना। तो ये सब चीज़ें का जो वैक्सीनेशन है वो यही काम करता है, ठीक है। अब हम लोगों को शायद पता होगा, मे बी आपको भी पता होगा कि जो बचपन में पोलियो मिलता था, पोलियो का टीका मिलता था, ठीक है, 2 बूंद ज़िंदगी की। तो ये जो पोलियो मिलता था ये एक तरह से वैक्सीन था। पोलियो देने के बाद हमारे बॉडी को समझ में आता था कि अच्छा पोलियो का डिजीज़ ऐसा होता है, अगर पोलियो आएगा तो हमारा बॉडी कुछ अच्छा एंटीबॉडी बनाएगा और उस पोलियो के डिजीज़ को भगा देगा, इस प्रकार से, ठीक है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको, जितने भी बच्चे हैं उनको डिजीज़ से बचाने के लिए वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल पॉक्स भी बहुत बड़ा ऐसा डिजीज़ है जो कि छोटे बच्चों में होता है, बड़ों में होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत दुनिया भर में बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, ऐसा सिस्टम चलाया जा रहा है जिसके कारण कि स्मॉल पॉक्स को फाइनली हटाया जा सके दुनिया भर से, ठीक है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, हम लोग जैसे इंसान हैं, इंसान तो बहुत सारा है, इंसान बहुत सारा है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी बहुत जगह ये डिजीज़ कॉज करते हैं। इसलिए ये डिजीज़ कॉज करने के कारण वैक्सीन्स जो है बनाना इम्पॉर्टेंट हो गया। अब वैक्सीन्स बनाना इम्पॉर्टेंट हो गया, इसलिए वैक्सीन का आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। हम लोगों ने देखा ही कि कोविड-19 जब आया तो उसमें कितना सारा वैक्सीन्स बनना स्टार्ट हो गया, है ना, वो भी 2-5 महीने के अंदर ही। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म का ये तो एक फ़ायदा था कि हम लोगों ने देखा कि वो वैक्सीन बन सकता है और उसमें कैसे एंटीबॉडीज़ बना के हमको प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरा फ़ायदा है कि वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। अब ये कैसे होगा? तो होता क्या है कि कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है उनमें ये एबिलिटी होता है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके वो सॉइल में डाल दे और इससे सॉइल का जो नाइट्रोजन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और इस प्रकार सॉइल का फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इन माइक्रोब्स को कॉमनली बोला जाता है कॉमन लैंग्वेजेस में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब ये है कुछ उसके एग्जाम्पल, ठीक है। पहला है ब्लू ग्रीन अलगे, ठीक है, इनफैक्ट ये ब्लू ग्रीन अलगे है और ये है इनफैक्ट ये साइनोबैक्टीरिया है, दोनों ये साइनोबैक्टीरिया ही है और ये है ब्लू ग्रीन अलगे, ठीक है। तो इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये भी एक फ़ायदा होता है। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही जाना था कि क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जो हम लोग वेजिटेबल्स, प्लांट्स, फ्रूट्स फेंकते हैं तो ये सब जब जानवर खा लेता है, जो उसके बाद जो रेसिडुअल बचता है वो रेसिडुअल को ख़त्म करने का जिम्मेदारी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म करने के बाद उसको डिकम्पोज कर देते हैं और ये इनसे भी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ता है, ठीक है। ये जानने के लिए आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। 2 मटका लो, दोनों में आधा आधा मटका भर दो उसमें सॉइल, ठीक है, और उसमें मार्क कर दो ए और बी। अब उसमें एक मटके में मतलब कि पॉट ए में अलग अलग वेस्ट डाल दो, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ठीक, ब्रोकन प्लास्टिक टॉय, और पॉट बी में डाल दो उसको, पॉट बी को अलग रख दो, ठीक है। 3-4 वीक के बाद देखना क्या होता है। देखोगे आप कि पॉट ए में जो वेस्ट था वो वैसे का वैसे है और पॉट बी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, ठीक है। वहीं हम लोगों ने ये देखा था कि पॉट ए में प्लांट वेस्ट अगर डालोगे तो प्लांट वेस्ट जो है वो गायब हो जाएगा और वहाँ पर सिर्फ आपको दिखेगा प्लास्टिक बैग और एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ठीक है। अब जो ये प्लांट को डिकम्पोज करने में जो प्रोसेस में एनर्जी जो रिलीज़ हुआ वो प्लांट्स के द्वारा अब फिर से उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि उसी पॉट में जो पॉलीथीन था, प्लास्टिक बैग्स था, वो सब तो डिकम्पोज नहीं हुआ क्योंकि माइक्रोब्स जो है वो इन सब चीज़ों पे काम नहीं करता है और इसलिए वो इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। एम्प्टी ग्लास बॉटल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा हमको वो डिस्टर्ब कर सकता है, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। बहुत बार आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पर बहुत सारा चावल है ना, पका हुआ चावल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब फेंका हुआ है, बट आप वही अगर जाओगे 10-20 दिन के बाद तो देखोगे कि वो गायब हो गया। वहीं पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करता है ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में, ठीक है।
और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये फिर से एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं। इतना देर तक हम लोग जान रहे थे फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कर सकता है ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। ऐसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होता है? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है ख़राब हुआ खाना में, है ना, क्लोथिंग में, लेदर में। इन सब चीज़ों से हमको ये जो है डिजीज़ हो सकता है। अब देखो डिजीज़ दो टाइप का होता है। पहला होता है कम्युनिकेबल, दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल यानी कि ऐसा डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नॉर्मल कांटेक्ट में, जैसे कि स्नीज कर दिया कोई, या हाथ मिला लिया, या फिर पप्पी झप्पी कर लिया, तो इन सब चीज़ों से नहीं फैलता है। वहीं कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसा डिजीज़ होता है जो किसी भी बीमार इंसान से अच्छे भले स्वस्थ इंसान में वो फैल सकता है। कैसे फैल सकता है? एयर से, वाटर से, फूड से, या फिर फिज़िकल कांटेक्ट से, ठीक है। यानी कि एक साथ दोनों खाना खा रहा है, एक साथ दोनों पानी पी रहा है ना, एक साथ दोनों रह रहा है ना, या फिर एक साथ दोनों सांस ले रहा है। तो इस प्रकार से कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो फैल सकता है। इसका एग्जांपल है कॉमन कोल्ड। देखोगे आप, अगर घर में आप रहोगे, अगर एक आदमी को खांसी, बुखार, सर्दी हुआ, दूसरे को भी हो सकता है। क्लोरा, चिकन पॉक्स, टीबी, ठीक है, ये सब चीज़ें। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कैंसर हो गया, है ना, फिर जॉन्डिस हो गया, ये सब चीज़ें। तो हम लोगों ने जाना कि कम्युनिकेबल डिजीज़ एक जगह पर अगर आप स्नीज करोगे तो हवा से फैल जाएगा, ठीक है, हाथ से फैल जाएगा। तो हम लोगों को इसको बचा कैसे सकते हैं? तो सबसे सबसे बड़ा इसका बचाने का तरीका है कि आप अगर बीमार हो और आपको पता है कि आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया है, तो आप हमेशा अपने साथ एक रुमाल रखो। जैसे ही आप स्नीज करो तो अपना रुमाल से नोज़ और माउथ को कवर कर लो, ठीक है। और इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को ये रुमाल से जो है वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो व्यक्ति को वो बीमारी नहीं होगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं और कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं, वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। ऐसे को बोलते हैं हम लोग कैरियर्स। कैरियर्स यानी कि ऐसे इंसेक्ट या एनिमल्स जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हाउस फ्लाई, है ना। मलेरिया जो है वो हाउस फ्लाई से ही मेनली जो है वो कॉज किया जाता है, उसी से मेनली होता है। अब ये कैसे होता है? तो देखो हाउस फ्लाई जो है, जो मच्छर है, ये क्या करता है, ये चला जाता है वेस्ट जगह पे, ऐसा जगह पे चला जाता है जहाँ पे गंदगी हो, जहाँ पे डिजीज़ हो, जहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, यानी कि वो अपना, जैसे हम लोग हैं, इंसान है, इंसान का जो एक्सक्रीटा है या फिर जो एनिमल्स का एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीटा यानी कि वेस्ट, ठीक है, वो सब वहाँ पर जाकर के फ्लाइज़ बैठता है। फ्लाइज़ यानी कि मच्छर मक्खी बैठता है वहाँ पे जाके। और जब वो बैठेगा तो वहाँ पर क्या होगा, पैथोजेंस क्या था, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उसके बॉडी में लग जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। अब जब ये गंदे जगह से गया उठ के हमारे पास आया, अब हम तो सही है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारे पास आया, बैठा, तो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, पैथोजेंस था, वो क्या हुआ, अब हमारे बॉडी पे आ गया। जब हमारे बॉडी पर आ गया तो हमारे बॉडी पे आने के कारण वो अब अंदर घुस गया तो अब हम लोग को हो गया दिक्कत, अब हम लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कैरियर्स जो है वो काम करता है और इस प्रकार से जो है वो डिजीज़ एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइज या मच्छर ये सब फैला सकते हैं। एक एग्जाम्पल कैरियर का है एनोफिलीज मॉस्किटो। ये मलेरिया फैलाता है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस है, ठीक है। अब इसका नाम है डेंगू वायरस को फैलाने में एडिस मॉस्किटो का काफ़ी नाम है। वो एक जगह से दूसरी जगह डेंगू वायरस को फैलाते रहते हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए? तो देखो मॉस्किटोज़ जो है ना वो पानी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, वो पानी में ही रहते हैं मेनली। इसलिए आपके घर के आस पड़ोस में कहीं पर अगर पानी जमा हो रहा हो
तो उसको तुरंत खाली कर लो, क्योंकि अगर पानी जमा रहेगा तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ आके बैठना स्टार्ट कर देंगे। मॉस्किटोज़ वहाँ पे ब्रीड करना स्टार्ट कर देगा। अब ब्रीड करना स्टार्ट करेगा तो हम लोगों को वो प्रॉब्लम कर सकता है, हम लोगों को वो डिज़ीज़ पहुँचा सकता है। अब कुछ डिज़ीज़ है, उसका क्यों, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म से वो कॉज़ होता है और कैसे वो ट्रांसमिट होता है और उससे बचने का क्या-क्या कारण या क्या-क्या प्रोसेस हो सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, टीबी बैक्टीरिया से होगा, ये हवा से होता है। खांसी है, टीबी एक तरह से सूखा खांसी है। अब खांसी है तो वो हवा से ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा। मीसल्स जो है वो वायरस है, ये हवा से ये भी ट्रांसमिट होता है। चिकन पॉक्स वायरस है, ये कांटेक्ट या फिर हवा से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। पोलियो जो है वो भी वायरस है और ये भी हवा और पानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। अब इन चारों से अगर बचना हो तो उसको बचने का एक तरीका है कि जो भी पेशेंट है, यानी कि जिसको भी ये सब चारों में से कुछ भी हुआ है उसको अलग करके रख दो, क्योंकि अगर वो किसी स्वस्थ आदमी के कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी दिक्कत कर देगा। दूसरा ये है कि जब बच्चे बड़े होते हैं 5-10 साल के अंदर उनका वैक्सीनेशन कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये सब प्रॉब्लम तो कम से कम नहीं हो। अब क्लोरा होता है बैक्टीरिया से, टाइफॉइड भी होता है बैक्टीरिया से। क्लोरा वाटर और फूड दोनों से ट्रांसमिट हो सकता है, टाइफॉइड वाटर से ट्रांसमिट होगा। अब इन सब से बचना है तो पर्सनल हाइजीन बना के रखो, ठीक है। पर्सनल हाइजीन बनाओ, गुड सैनिटरी हैबिट्स बनाओ, यानी कि जब आप सुबह सुबह बाथरूम जाते हो उसके बाद अच्छी तरीके से हाथ वाथ धो लो, ठीक है। खाना, सही खाना खाओ, घर में बना हुआ खाना खाओ, ठीक है। पानी, बॉइल्ड पानी पियो। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे में ही वैक्सीनेशन करवा लो। हेपेटाइटिस वायरस से होता है, ये वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है और इससे बचने के लिए ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बॉयल करके पियो, बचपन में वैक्सीनेशन ले लो। उसके बाद आता है मलेरिया। मलेरिया होता है प्रोटोजोअन से, ये मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है। ये मॉस्किटो से फैलता है। अब इससे बचने के लिए हम लोगों को घर में मॉस्किटो नेट या फिर रिपेलेंट, यानी कि जिससे मॉस्किटोस मर जाए, वो लेना चाहिए, ठीक। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। ये तो हम लोग इन ह्यूमंस में देख लिए, अब हम लोग जानते हैं एनिमल्स के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे एंथ्रेक्स, ये ह्यूमन में एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है। वहीं कैटल डिजीज़ में भी एंथ्रेक्स एक बहुत ही डेंजरस होता है। अब ये सब दोनों जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। कैटल का फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है वो भी वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। वो भी उसमें क्या होता है कि मुंह में और पैर में दाना दाना टाइप का हो जाता है, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्लांट में कैसा डिजीज़ होता है। ये देखो, पहला है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होता है, उसका नाम है बैक्टीरिया, और ये हवा से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा आता है रस्ट ऑफ वीट। इससे क्या होता है, पूरा वीट का जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है। फंजाई से होता है और ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, हवा से और सीड से। वहीं फिर आता है येलो वेन मोज़ाइक ऑफ विंडी। ये कैसे होता है, वायरस से कॉज होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो इंसेक्ट से ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अब आते हैं फूड पॉइजनिंग पे। तो फूड पॉइजनिंग में जब एक बार बूझ हो गया हॉस्पिटल जाने पे पता चला कि डॉक्टर साहब उसके दोस्त को बोल रहे हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो उन्होंने बोला कि आखिर अब फूड पॉइजनिंग होता क्या है, ठीक है। तो होता दरअसल ये है कि जो भी फूड पॉइजनिंग का शिकार होता है उसको वॉमिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। ये फूड पॉइजनिंग होता क्या है, दरअसल फूड काफ़ी टाइम से अगर रखा रहे या ख़राब हो जाए तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनना स्टार्ट हो जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है यही है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस में बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग से कभी कभार बहुत ज़्यादा इलनेस भी हो सकता है और कभी कभार डेथ भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों को फ्रेश फूड ही खाना चाहिए।
अब हम लोग जानते हैं फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, हम सुने हुए होंगे बचपन में कि मम्मी हमेशा बोलती है कि गरम गरम खाना खाओ। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? अब ये भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत बार क्या होता है ना कि ब्रेड जो है जो ब्रेड्स है वो काफ़ी अगर वो अनयूज्ड रहा, यानी कि अगर उसको आप खुले में छोड़ दोगे तो आप उसको खाओगे नहीं, तो वो फंगस के द्वारा अटैक किया जाएगा और वो पूरा ब्रेड को देगा ख़राब करके। ऐसा ख़राब करेगा कि खाने लायक ना बचेगा। स्पॉइल्ड फूड में एक बैड स्मेल भी होता है। ठीक है, ये बैड स्मेल से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा फूड जो है वो स्पॉइल हुआ, ख़राब हुआ या नहीं। ठीक है, अब पहेली जो है वो लाती है कुछ मैंगो बाज़ार से और कुछ दिनों के लिए उसको नहीं खाती है। जब कुछ दिनों के लिए उसको नहीं खाती है तो वो देखती है कि जो मैंगो है वो ख़राब हो चुका है। अब मैंगो ख़राब हो गया है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाती है और वो पूछती है कि आखिर मैंगो को बचाने का क्या तरीका था हमारे पास। तो उसकी दादी बताती है, पहला तरीका है केमिकल मेथड, दूसरा है कॉमन सॉल्ट, तीसरा है शुगर, चौथा है ऑयल एंड विनेगर। तो बोलती है कि हमको आप एक एक करके सब समझाओ। तो फूड प्रिजर्वेशन का पहले आता है हम लोग का केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है, जो हमारा फूड है जैसे कि मान लो हमारा मैंगो है, ठीक है, या हमारा खाना है, तो उस खाने में हम लोग सॉल्ट और एडिबल ऑयल डाल देते हैं। ये सॉल्ट और यानी नमक और खाने वाला तेल क्या करता है, ये चेक करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा ना बढ़ जाएं और इसलिए इनको बोला जाता है प्रिजर्वेटिव्स। हम लोग थोड़ा सा तो ये तेल और नमक पिकल्स में नमक में सॉरी अचार में डाल देते हैं, जिसके बाद ये अचार ख़राब नहीं होता है बहुत टाइम तक। ये पिकल्स और एडिबल ऑयल जैम्स में भी यूज़ होता है, स्क्वैश में भी यूज़ होता है ताकि वो ख़राब नहीं हो जाए। अब दूसरा आता है कॉमन सॉल्ट के द्वारा प्रिजर्वेशन, यानी कि फूड ख़राब नहीं हो इसलिए हम लोग उसके ऊपर नमक छिड़क देते हैं। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है मीट और फिश। तो मीट और फिश में क्या करते हैं हमारे घर साइड में कि मीट के ऊपर नमक छिड़क दिया जाता है और उसको अच्छे से मिला दिया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, और कई कई बार तो हल्दी भी छीट के मिला दिया जाता है। उसके बाद आता है इंटरवेंशन बाय एनी शुगर। उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर्स। इसमें क्या होता है कि जैम्स, जेलीज और स्क्वॉश, इन सब में शुगर भी इस्तेमाल किया जाता है। शुगर का मेन काम क्या है कि वो मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है और मॉइस्चर को रिड्यूस करने के बाद जो बैक्टीरिया है जिसका ग्रोथ होने वाला था वो ग्रोथ नहीं होता है और ये ग्रोथ नहीं होने के कारण फूड जो है स्पॉइल भी नहीं होता है। फिर आता है ऑयल और विनेगर, जिसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, फिर आता है हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि हमारी माँ जब बॉयल करती है मिल्क, ठीक है, तो वो क्या करती है, पहले बॉयल करती है मिल्क, तो वो बॉयल करने के बाद इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था वो मर जाता है। उसके बाद वो तुरंत जाके फ्रिज में उसको नहीं रखती है बल्कि उसको अच्छे से ठंडा करती है, उस दूध को ठंडा करती है। ठीक है, अब जब वो दूध ठंडा हो जाता है फिर जाके उसको फ्रीजर में रखती है। तो इस प्रकार माइक्रोब्स का उसमें ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसा ही एक टाइप का मिल्क है जिसका नाम है पेस्चराइज्ड मिल्क। पेस्चराइज्ड क्या होता है, ये मिल्क ऐसा मिल्क होता है जिसको बिना बॉइलिंग किए ही यूज़ किया जा सकता है। अब ये कैसे बनता है, तो इसमें मिल्क को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक, इनफैक्ट 15 मिनट से लेके 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट किया जाता है और फिर सडनली जैसे हीट करके उसको नीचे उतारे उसको चिल कर देंगे, यानी उसको बहुत ठंडा कर देंगे। अब ये करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोब्स बड़ा नहीं होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पेस्चराइजेशन और ये प्रोसेस बनाता लुईस पैस्चर के द्वारा। फिर आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। यहाँ पे आज का डेट में ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं और इसलिए यहाँ पर स्टोरेज और मार्केटिंग भी इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन।
हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में जाना है राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम क्या करता है, वो ल्यूगिमिनस प्लांट्स जैसे कि पल्सेस में नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है ना कि नाइट्रोजन कभी कभार लाइटनिंग के द्वारा फिक्स हो जाता है। अब नाइट्रोजन मेनली एटमॉस्फेयर में तो कांस्टेंट है, लेकिन वो सॉइल में बढ़ता घटता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है तो ये हम लोग जानते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन जो है वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल ऑर्गेनिज्म गैस है। ठीक है, और इसमें ये आपको मिलेगा प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स का पार्ट है, क्लोरोफिल का पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है और विटामिन्स का पार्ट है। नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्लांट और एनिमल से नहीं लिया जाता है, बल्कि वो उसमें दिया जाता है इनफैक्ट। ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरियाज और कुछ कुछ ब्लू ग्रीन अलगे क्या करते हैं, सॉइल में रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। कभी कभार नाइट्रोजन, एक बार अगर नाइट्रोजन यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया तो इसको यूटिलाइज करके जो प्लांट है उससे सॉइल में उसके रूट सिस्टम के द्वारा इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। नाइट्रोजन का फिर इस्तेमाल होता है प्लांट प्रोटीन और अदर कंपाउंड का सिंथेसिस करने में। ठीक है, अब एनिमल्स जो इन प्लांट को खाता है वो प्रोटीन ले लेता है उस एलिमेंट से, प्लांट से, और फिर नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो डाल देता है सॉइल में। ठीक है, ये कुछ उसका है वेब चार्ट। तो देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यहाँ पर लाइटनिंग हुआ, डायरेक्ट आ गया सॉइल में। ठीक है, सॉइल से गया प्लांट में, प्लांट से खाया एनिमल्स ने किया वेस्ट, आ गया नाइट्रोजन वेस्ट नीचे, फिर वह नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ आ गया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है कंपाउंड बन गया नाइट्रोजन का, और ये नाइट्रोजन गैस चला गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ठीक है, फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कैंपेन चलाया गया, जिसको काफ़ी सपोर्ट मिला। फिर बैक्टीरिया जो है वो उस लिगोरस कैंपेन को बंद करके अपना नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में। तो ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हम लोग के लिए फ्रेंड है, कैसे हम लोग के लिए दुश्मन है, कौन कौन से डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोजेस करते हैं, कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं, और अलग अलग चीज़ों पर चर्चा हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।